हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में हम लोग जेपीएससी मेंस का पेपर 4 पॉलिटी और पवर्ड वाला जो है सेक्शन उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एज यूजुअल पहला पोर्शन जो था वो ऑब्जेक्टिव था और यहाँ पर क्या कुछ क्वेश्चन दिया गया है ज़रा सा उसको देख लेते हैं। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कौन सा टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था प्रियम्बल में? ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंपल था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32, अगेन सिंपल। उसके बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आर्टिकल 58 यानी ऑप्शन सी में है। याद रहने पर तो आसान था लेकिन ऐसे फिर मुश्किल है। किस एक्ट से राज्यसभा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ? अगेन यहाँ पर राज्यसभा वर्ड यूज़ किया है बट ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को वहाँ पर बनाया गया था, वो उसी को में भी रेफ़र कर रहा है ना। Which article of the Constitution of India provided that law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India? तो ये आर्टिकल 141 में आता है आपका, ऑप्शन बी। मनी बिल में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ लोकसभा। सेवन्थ क्वेश्चन, बाय कैमरल लेजिस्लेचर कहाँ नहीं है? उड़ीसा में। उसके बाद बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 10th शेड्यूल। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 52nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन सी। फिनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाया गया है? तो कभी नहीं, नेवर, ऑप्शन ए। ऑल राइट। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगेन एंटी डिफेक्शन, ऑप्शन बी। उसके बाद नेसेसरी एविल किस प्रावधान को कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला ही है ये, ठीक है ना। वहाँ पर बेसिकली क्या होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तो वो एक आवश्यक बुराई है ना। आजकल के जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर ये सब प्रावधान नहीं होता है, ठीक है। यूएसए में आप ले लीजिए या फिर ब्रिटेन में भी है, लेकिन वॉर टाइम्स में ही वहाँ पर भी यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर परमानेंट फीचर है संविधान में, लेकिन उसको एक नेसेसरी एविल बोला गया, आवश्यक है वो एक ऐसा गलत बात है जो कि इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी था, है ना। तो क्योंकि अभी जो सो नेसेंट स्टेज में है उसके लिए जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि इन्फेंट स्टेज में अभी व्यवस्था है, तो वहाँ पर इस तरह का एक थोड़ा सा जो हार्ड एस्पेक्ट है उसको होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि इन सब व्यवस्था को या संविधान को नुकसान पहुँचाने वाला किसी भी एलिमेंट से निपटा जा सके। ओके, तो इसीलिए इसका डी हो जाएगा आंसर। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट और लॉज? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये भी आसान था। उसके बाद कौन सा प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 नवंबर को इन्फोर्स नहीं हुआ था 1949 को? तो फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी वगैरह नहीं हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स? तो प्रेसिडेंट हो जाएगा इसका आंसर। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कहाँ पर दिया हुआ है? 308 से 314, ऑप्शन ए, ठीक है। 312 याद होता तो एलिमिनेट करने में आसान होता, जहाँ पर कि कैसे क्रिएशन राज्यसभा का स्पेशल पावर्स में आता है, वो दिया हुआ है प्रावधान आर्टिकल 312 में। ओके, 16th क्वेश्चन है, विच एक्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया गेव द पावर टू प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस? अगेन फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट टर्म यूज़ कर रहा है, ठीक है। मे बी वायसराय या गवर्नर जनरल का बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ही गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे उनको पावर दे दिया गया था, ठीक है, ऑर्डिनेंस इशू करने का, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में। इन जनरल 1919 में ही दिया गया था, तो ऑप्शन में वही है, तो वही सही होना चाहिए। ऑल राइट, तो 17th है आपका कि सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट कौन इंक्रीज़ कर सकता है? तो पार्लियामेंट। ओके, प्रेसिडेंट 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू डी, है ना। साइंस, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का क्या पोजीशन होता है? तो मिनिस्टर तो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बट नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट, ऑप्शन ए, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चन था। 15 या 16 तो सही होना चाहिए था, अच्छा माना जाएगा, है ना। 2-3 जो है सो थोड़ा सा याद रहने पर है कि अगर याद आ गया या फिर सही लग गया तो लग गया।
ठीक है, तो फिर सब्जेक्टिव थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कुछ इसमें था। तो यहाँ पर आपको पहला जो क्वेश्चन था इसमें आपको इमर्जिंग नेचर एंड स्कोप इसको डिस्कस करना है, ठीक है ना। यानी कि उभरता हुआ प्रकृति एवं क्षेत्र किसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। कैसे कैसे इसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है बदलाव आते जा रहा है उसको यहाँ पर आपको डिस्कस करना था। तो स्कोप अच्छा खासा था यहाँ पर आपको डिस्कस करने का, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाल फिलहाल में जो बदलाव है उसके बारे में बात करना है, आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे इसको नया नया कोर्ट रूलिंग्स के तहत या फिर जैसे भी इसमें बदलाव आता गया है वो सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात किया जाए तो जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ना सिर्फ आपको अपना जो है सो बात रखने का अ, एक तरह से राइट देता है, बल्कि आप दूसरों के व्यूज़ को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये भी राइट वहाँ पर इनहेरेंट है। जो कि बेसिस है किस चीज़ का, फ्रीडम ऑफ प्रेस का। प्रेस क्या करता है, ओपिनियन को ही पब्लिश करता है, ठीक है। तो प्रेस के अराउंड जो कुछ भी चल रहा है आप उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रेस को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते थे। उसके बाद देखा जाए तो आपका राइट टू नो उसको भी आप डिस्कस कर सकते थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको आप कहते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तभी है जबकि आपके पास जानकारी रहेगा चीज़ों का, है ना। तो उसको भी जो है इसमें इनहेरेंट बता दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है। तो अब इसको जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंटली जो है जनता यूज़ कर पाता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। क्यों, क्योंकि अब वो ज़्यादा एम्पावर्ड फील करता है आफ्टर राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये भी बात आप यहाँ पर थोड़ा सा बता सकते थे, ठीक है ना, इसका बदलता नेचर के बारे में। उसके बाद अगर फिर और आगे बात किया जाए तो आप राइट टू डिसेंट भी इसमें शामिल है ना, इनहेरेंट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब इसको भी उसका पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो मतलब कि आप जो है क्रिटिकल हो सकते हैं किसी भी पॉलिसी वगैरह का, तो उसके अराउंड भी जो कुछ करेंट अफेयर्स में आपको ध्यान आता है, एक आधा एग्जाम्पल तो आप उसको वहाँ पर इंक्लूड कर सकते थे, है ना। उसके अलावा काफ़ी केस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आजकल हर चीज़ से रिलेट हो रहा है, मतलब एसोसिएट किया जा रहा है, ठीक है। चाहे वो फिर आपका 499 और 500 सेक्शन जो है आईपीसी का, उसके अराउंड भी जो है सो काफ़ी कंट्रोवर्सी होते रहता है ना, जिसको डिफेमेशन लॉज भी कहते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 124A है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उसके साथ भी जो है सो आपका ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, कनेक्शन। तो ये सब को आप लेते हुए काफ़ी सारा एग्जांपल्स है और भी। तो ये सब जो है इमर्जिंग नेचर दिखाता है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और हमारा जो करेंट इंस्टीट्यूशनल या फिर जो भी लॉ का व्यवस्था है वो किस तरह से प्रभावित करता है हमारा आज के डेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, है ना। उसके अलावा आप आईटी एक्ट वगैरह का भी एग्जांपल फिर दे सकते थे, तो काफ़ी स्कोप था इसमें लिखने का, है ना। आईटी एक्ट में आप 66A का बता सकते थे इवेंट, है ना। तो ये सब था, काफ़ी कुछ था इसमें लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप बता सकते थे कि किस तरह से नेचर और स्कोप इसका बदल गया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इजी कहेंगे, क्योंकि फेडरल और यूनिटरी फीचर्स जो है काफ़ी लोगों को काफ़ी सारा पता होगा। बस प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उस पर ये सारा, ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रेजेंटेशन पर था, क्योंकि लगभग सबको आंसर पता होगा इसका, एकदम थियोरेटिकल था ये, है ना। फेडरल कैरेक्टर बेस्ट यही होता है कि थोड़ा सा पहले आप फेडरल कैरेक्टर यूनिटरी कैरेक्टर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते, और उसके बाद फिर आप फेडरल कैरेक्टर लिखते, फिर उसका बताते कि कैसे एक यूनिटरी फीचर उस कैरेक्टर को आप कह सकते हैं वैनिश कर देता है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, है ना। तो ये बेस्ट हो जाता, आपको ये आप दिखा पाते जो क्वेश्चन का डिमांड है कि कैसे यूनिटरी एलिमेंट जो है वो ओवर स्ट्रेस्ड है ना, और फेडरल कैरेक्टर जो है अंडर एम्फेसाइज्ड है। तो ये जो डिमांड था आपका फुलफिल हो जाता वहाँ पर उस फॉर्मेट में अगर आप लिखते तो, है ना। फेडरल कैरेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल आप फेडरल कैरेक्टर में मेंशन करते हैं, जैसे कि डिवीज़न ऑफ पावर, पावर और फंक्शन जो डिवाइड किया गया है आपका 7th शेड्यूल में, एक फेडरल फीचर है, ठीक है। लेकिन कैसे आप एक जो है सो मान लीजिए लॉ लेजिस्लेट करते हैं, लेकिन गवर्नर जो है सो उसको रिजर्व कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। तो अगेन एक यूनिटरी फीचर है जो कि उसको एक फेडरल फीचर को ओवरकम कर ले रहा है। सिमिलरली अगर इमरजेंसी लग गया तो फिर अगेन वो सब प्रोविजंस जो है आपका
वो जो है अंडर एम्फेसाइज्ड हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, स्टेट का जो भी स्टेट लिस्ट में आपका प्रोविजंस दिया हुआ है। तो इमरजेंसी केस में हो जाता है। उसके बाद फिर आप आर्टिकल 249 के बारे में बता सकते थे, जो राज्यसभा स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकता है ना। उसके अलावा आप आर्टिकल 250, तो खैर नेशनल इमरजेंसी वाला ही हो गया। उसके बाद आप आर्टिकल 252 के बारे में बता सकते थे, जब स्टेट्स रिक्वेस्ट करता है दो से ज़्यादा तो उस पर पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है। आर्टिकल 253 के बारे में बता सकते थे, है ना। जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को आपका वहाँ पर इन्फोर्स करने के लिए प्रावधान है। तो काफ़ी यहाँ पर जैसे सिर्फ एक पॉइंट अभी आप पकड़े थे कि सेवेंथ शेड्यूल डिवीजन कर देता है पावर्स और फंक्शंस का, लेकिन कैसे उन पावर्स और फंक्शंस का जो है लॉस हो जाता है इन दीज एंड दीज केसेस, जो मैंने अभी आपको बताया है ना। तो ये जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स था, ऐसा कई सारा एग्जांपल आप वहाँ पर दे सकते थे, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बता सकते थे, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो काफ़ी कुछ था इसमें लिखने के लिए। उम्मीद है आप अच्छे से लिखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इज़ इंडिया हेडिंग टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एन एरा ऑफ बाई पार्टी लेड कोलिशन सिस्टम इन द अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। देखिए, इस तरह का जब कोई स्टेटमेंट दिया होता है तो ये बस आपके पढ़ने के लिए नहीं दिया होता है, ठीक है। इसको जो है सो थोड़ा सा वैलिडिटी, मतलब इसको आप थोड़ा सा वहाँ पर अपने तरफ से जो है वैलिड बताने का कोशिश कीजिए 2-4 लाइन में, ठीक है। इस तरह का कभी भी आंसर दिया, क्वेश्चन दिया रहता है तो इससे पता चलता है एग्जामिनर को कि हाँ, जो क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है वो आपको समझ में आया है और आप उसी के अकॉर्डिंग आगे आंसर करने वाले हैं ना। तो अभी का सिचुएशन बाय पार्टी लेड कोलिशन सिस्टम और एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, इसको जो है सो आपको थोड़ा सा वहाँ पर बताते हुए 4 लाइन आप लिख सकते थे वहाँ पर इंट्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद बता सकते थे कि पूछा आपसे जा रहा है कि क्या इंडिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है, तो आप एविडेंसेस बता सकते थे कि क्या कुछ आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जा सकता है। फिर आप आगे जो है बता सकते थे कि क्यों आपको लगता है कि नहीं नहीं जा रहा है। तो क्यों आपको लगता है कि जा रहा है, वहाँ पर आप जो भी एग्जांपल्स आपको पता था करेंट सर्कमस्टांसेस में वो सब आप वहाँ पर दे सकते थे, है ना। जैसे वन इलेक्शन के अराउंड चर्चा हो रहा है, ठीक है। इनएफिशिएंसी ऑफ आपका जो डिबेट्स वगैरह पार्लियामेंट में होता है, या पार्लियामेंट का प्रोडक्टिविटी के ऊपर कई सारा रिपोर्ट आया था रिसेंटली, है ना। तो ये सब जो है सो पॉइंट आउट करता है कि करंट व्यवस्था, कोई नया व्यवस्था के बारे में बात क्यों होगा जबकि पुराने व्यवस्था में आपको कोई खामी दिखेगा, या फिर नए व्यवस्था में आपको कोई तारीफ करने लायक चीज़ दिखेगा, ठीक है। तो पुराने व्यवस्था का खामी जो अभी आपको दिख रहा है कंटेम्पोरली, उसके बारे में बताते हैं आप, और फिर नए व्यवस्था से क्या बेनिफिट हो सकता था उसको आप बताते हैं ना। लोग लेकिन वो जो है सो आपके यहाँ के हिसाब से होना चाहिए था, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के हिसाब से होना चाहिए था, ऐसा नहीं कि कुछ भी जो कि थ्योरेटिकल है। ओके, तो ये सब आपको वहाँ पर करना था। आई होप कि अगर इसको आप अटेम्प्ट किए हैं तो इस तरह से आप वहाँ पर एनालाइज किए होंगे, ठीक है। तो इसको अच्छा था ये भी क्वेश्चन, अगर पॉइंट में आप बढ़िया से उसको कोहेरेंट तरीके से लिख पाते तो। ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है ना। इमरजेंसी प्रोविज़न और पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स को क्या ही डिस्कस करें। आता था तो इमरजेंसी प्रोविजंस तीनों बता ही दिए होंगे, है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है दोनों में, उसके बाद जो भी आपको उसके बारे में पता है सब लिख दीजिए, लेकिन थोड़ा वर्ड लिमिट में रहते हुए, है ना। लिखने के लिए काफ़ी कुछ है वहाँ पर। इमरजेंसी प्रोविजन से 40 नंबर में लिखा जा सकता है आराम से, ठीक है। तो थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ वैसा डिस्कस करने लायक तो है नहीं। उसके बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट के बारे में है। ये भी अगेन काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सीधा पहला चैप्टर से आपका पूछ दिया है ना। अगर आपको थ्योरी पता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का तो आप इसको अच्छे से थ्योरी के साथ रिलेट करते हुए लिख पाते, और नहीं तो फिर आप सिर्फ कंटेम्प्रेरी और अपने नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पर ही लिखिएगा, है ना। इसका प्रॉपर एक थ्योरी है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो सब एलिमेंट आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अगर अपने आंसर में, तो डेफिनेटली उसको लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ, आप इसका जो बैकग्राउंड है उसको आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सो आपका क्या कुछ उसका एलिमेंट्स है, ठीक ना। वो सब जो वाइडनर रिग्स वगैरह का जो कहते हैं उसको, जो डेवलपमेंट्स था वो सब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, हल्का सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देते हुए, ठीक है, आप इसके बारे में लिख सकते थे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में आपको सिंपली ये बताना रहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेवलपमेंट के लिए आपने एडमिनिस्ट्रेशन का ताना बाना बुन के रखा हुआ है, उसको डेवलप करने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं ना। जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग का बात होता है वहाँ पर, एफिशिएंसी का बात होता है ना। उसके अलावा आप उसको रीऑर्गेनाइज करने का बात करते हैं,
रैशनलाइज करने का बात करते हैं, तो ये सब जो है सो उसमें आ जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में, है ना। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो काफ़ी थियोरेटिकल है, आपके बुक में दिया हुआ है अच्छे से। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भी दिया हुआ है, लेकिन ठीक है उसको थोड़ा सा बता दिया है यहाँ पर। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन पूरा मेरे ख्याल से पूरा थियोरेटिकल था। आपका जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को लेकर, वो सब आप वहाँ पर साइड से इनकॉर्पोरेट करते रहते तो ठीक था, नहीं तो ऐसे बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन था। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अगेन ये दोनों क्वेश्चन भी आप आसानी से लिख सकते थे, काफ़ी थ्योरी है इसमें लिखने के लिए, है ना। तो सबसे पहले रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है आपको पॉलिसी फार्मूलेशन में, तो ब्यूरोक्रेसी का रोल जो भी है आप उसको बता दीजिए, है ना। तो काफ़ी आप इसको कह सकते हैं 3 या 4 ब्रॉड एरिया में डिवाइड कर सकते हैं जो थ्योरी में आपका दिया हुआ है, और एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, है ना। जैसे ब्यूरोक्रेसी का इंफॉर्मेटिव रोल, है ना। उसके बाद सजेस्टिव रोल है ब्यूरोक्रेसी का, है ना। इंफॉर्मेटिव रोल कैसे, जैसे कि जब फील्ड में होते हैं ब्यूरोक्रेट्स तो उनके पास वो मतलब एक इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस बन जाते हैं। इनफैक्ट जब वो मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन पे जाते हैं, सेक्रेटेरिएट में होते हैं, तब भी जो है वो स्टोर हाउस होते हैं एक तरह से इंफॉर्मेशन का, गुड प्रैक्टिसेस का, है ना। तो वो जो है एक इंफॉर्मेटिव रोल अदा करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कि क्या बेस्ट रहेगा या फिर क्या एक्चुअली सिचुएशन है रियल में। ओके, तो ये हो गया आपका पॉलिसी इंफॉर्मेशन कैसे वो गैदर करते हैं और फिर कैसे वो इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, ठीक है, डिसिमिनेट करते हैं, वो भी उनका एक रोल है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, है ना। तो इस तरह से आप फिर सजेस्टिव रोल है उनका, है ना। आप इसमें फिर आप एनालिटिकल रोल उनका बता सकते हैं ब्यूरोक्रेसी का, ठीक है। ये कैसे एनालाइज करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन बनने के पहले और बनने के बाद भी, है ना, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में है या नहीं है, क्या इंटेंडेड बेनिफिट्स रहेगा उसका, है ना, और बनने के बाद जो इंटेंडेड बेनिफिट्स था वो प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ये सब का एनालिसिस करते हैं। तो उस रोल में वो एनालिटिकल उनका रोल हो जाता है ना। उसके बाद फिर आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बता सकते थे, है ना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अगेन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आजकल ब्यूरोक्रेसी का पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हालांकि वहाँ पर एक ओवर आर्किंग लॉ के तहत ही उनको काम करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक टाइनी बिट ऑफ वहाँ पर इंडिपेंडेंस उनको होता है अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी बनाने का, है ना। तो काफ़ी कुछ इसमें भी लिखने के लिए था, 20 नंबर के लायक अच्छा क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ट्रेडिशनली तो काफ़ी सारा इसका पॉइंट्स है आपके पास, ये भी प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन एकदम था, है ना। जितना पॉइंट भी जानते हैं, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मेन रोल है उसको ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, ठीक है। बाकी तो हाई फाई बात अब नीचे कर सकते हैं आप डाउन द आंसर, लेकिन शुरू में जो उनका मेन फंक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, उसको जो है आप पहले लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। जैसे रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो गया आपका, है ना। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का बात करते हैं, इलेक्शंस के टाइम में उनका रोल, डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम में उनका रोल, फूड एंड सिविल सप्लाईज, सेंसस के समय भी उनका रोल होता है। तो ये सब ट्रेडिशनल रोल है उनका, है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, बहुत बहुत सारा है इसमें लिखने के लिए आपके पास उनका भूमिका। तो हर एक हेड में आप कुछ ना कुछ उसमें बता सकते हैं, तो ठीक था ये भी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं सेवन्थ, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, डिस्कस विथ सुटेबल इलस्ट्रेशंस। तो अगेन पहले जो आपको लाइन दिया हुआ है उसको आप कोरेबोरेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अपना आप आगे अपना आंसर स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट, तो ठीक है बन गया है, सही है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या रोल दिया गया है बता सकते हैं आप आराम से वहाँ पर, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में, सेंडाई फ्रेमवर्क में, सब में जो है सो ग्राउंड लेवल के जो सबसे नज़दीक सुपेरियर अथॉरिटी है उसको एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है सो दिया गया है ना। तो वो सब आप वहाँ पर बताया जा सकता था, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल आपका कोऑर्डिनेशन एंड रिलीफ कमेटी के बारे में बात कर सकते थे, है ना। उसके बाद किस तरह से वो जो है लिएजॉन मेंटेन करता है सेंटर और स्टेट के साथ, प्लस जो ग्राउंड पे फोर्सेस होते हैं कि किसी प्रकार का कोई कैलेमिटी होता है या किसी प्रकार का कोई भी डिजास्टर होता है तो कैसे वो कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इन सब चीज़ के लिए भी अब प्रावधान किया जा रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। तो वो सब कंपोनेंट भी आप कर सकते थे वहाँ पर, डाल डाल सकते थे,
फिर कंटिजेंसी प्लान बनाया जाता है, DDMP है ना, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, उसके लिए भी प्रावधान अब कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ऊपर DM एक्ट के बारे में आप बताएंगे तो बता ही सकते थे वहाँ पर भी। तो काफ़ी कुछ था इसमें भी लिखने के लिए, पर वही है कि आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ अगर देते जाते तो अच्छा रहेगा वहाँ पर, है ना। जैसे कोई पर्टिकुलर हजार्ड या डिजास्टर हुआ है जिसके बारे में आपको पता था, तो उसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते थे वहाँ पर कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कोई ट्रेनिंग कैंप करवाया था या कुछ भी उस तरह का किया था। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में दिखना चाहिए कि हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम हुआ है, ठीक है। तो उसको आप वहाँ पर एज एग्जाम्पल यूज़ कर सकते थे। तो ठीक था, ये भी क्वेश्चन बढ़िया था, बन सकता था 40 नंबर का। उसके बाद फिर डू यू एग्री दैट द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया हैव लेड टू गुड गवर्नेंस आउटकम। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो यहाँ पर क्या है, गुड गवर्नेंस आउटकम। गुड गवर्नेंस का 8 पिलर जो है आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। 8 पिलर, आप अगर उसमें से कुछ पिलर भी उठा लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि आठों का आठों, लेकिन आप कुछ पिलर भी उठा करके और उससे संबंधित क्या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है देश में, ठीक है, और उसमें क्या कुछ समस्या है, मतलब उसको क्रिटिकली आप लिखते जाइए, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल कर सकते थे, है ना। जैसे मान लीजिए अब ट्रांसपेरेंसी का बात किया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी का बात किया जा रहा है ना। गुड गवर्नेंस में है एक पिलर है आपका ट्रांसपेरेंसी है, फिर एक अकाउंटेबिलिटी है, तो इन सब का बात किया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या कर दिया गया है इसके लिए, है ना। तो डिजिटल इंडिया से लेकर आप CBC का गठन से लेकर आप लोकपाल, जो भी बताना है आपको आप वहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। पहले तो आप बता दिए स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद उसमें क्या इनहेरेंट अभी समस्या है, ठीक है ना। चाहे आप केसेस के बारे में बात कीजिए, है ना, जैसे कि जो जिसको कहते हैं पेंडेंसी ऑफ केस के बारे में बात कीजिए, या फिर सब जगह लागू नहीं किया जा रहा है उन एक्ट्स को, उसके बारे में बात कीजिए। उसी तरह एक पिलर है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी एक गुड गवर्नेंस आउटकम है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए गवर्नेंस, है ना। ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या किए हैं, तो आपका इंस्टीट्यूशनल ढांचा क्या है ट्रांसपेरेंसी के लिए, है ना। तो आप वहाँ पर सिटीजन चार्टर का बात कर सकते हैं, CIC का बात कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप क्या क्या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बनाए हैं, और उसमें जो है सो क्या क्या समस्या है वो सब के बारे में बात कर सकते हैं। कहने का मतलब कि गुड गवर्नेंस का एक आप पकड़िए पिलर, और उसको लेकर के क्या कुछ किया गया है, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है उसको लागू करने के लिए, उस गुड गवर्नेंस आउटकम को प्राप्त करने के लिए, और फिर आप अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी ऊपर अब हमने लिखा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि काफ़ी प्रयास किया गया है, बट और प्रयास किया जाना यहाँ पर बाकी है ना। तो इस तरह से आप इसको फ्रेम कर सकते थे। तो इसमें बहुत था लिखने के लिए, है ना। गुड गवर्नेंस का जो भी है, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, है ना, पार्टिसिपेशन, और जो भी इसका आपको गुड गवर्नेंस का पिलर्स पता है वो सब बस आप ध्यान कीजिएगा, और आपको जो है सो कॉरस्पॉन्डिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है उसका इंडिया में वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अच्छा स्कोप था इसमें भी लिखने का, है ना। तो यही था पॉलिटी का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसा ट्रेंड रहा था। ओके, तो एक पेपर और रह गया है, उसको कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।